हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं FIVIQ के सीटेट के जो भी FIVIQ है उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज 16 से हम लोग शुरू करेंगे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोलता है आपका कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। ठीक है, कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट इंटरचेंज करते हैं देयर रोल। कभी टीचर जो है वो स्टूडेंट हो जाता है और कभी स्टूडेंट जो है वो टीचर हो जाता है। तो क्या ये वो एक्सपोजिटरी है? तो इसमें जी नहीं, इसमें टीचर ही मुख्य भूमिका निभाता है। कंडीशनिंग लर्निंग है जी, ये भी नहीं होता। क्या वो ग्रहणशील अधिगम है जी, ये भी नहीं होता है। तो ये क्या है? ये रेसिप्रोकल टीचिंग है, पारस्परिक अध्यापन है, जिसमें कि कभी टीचर रोल प्ले करता है स्टूडेंट का और कभी स्टूडेंट रोल प्ले करता है आपके टीचर का। ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक आकलन अर्थात आपके डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात करता है कि डायग्नोस्टिक टीचिंग आप कहाँ करेंगे। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि देना। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होता आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। डायग्नोस आप कहाँ करेंगे? जहाँ समस्या होगी। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचना करने का अवसर प्रदान करना। ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक नहीं, ये आपका गाइडेंस से जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कि 12 साल की एक हमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। ठीक है, तो ये तो जायज़ सी बात है, ये तो होता ही है। अब इसमें क्या कि क्योंकि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। इसलिए हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसका हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा पैदा होगा उसका एक कोई ना कोई समाज होगा, कोई ना कोई संस्कृति होगी और कोई ना कोई उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी जिससे उसका घर रेगुलेट करता होगा। ठीक है, पैदा होते हैं। यह जो उनकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उनके विकास को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका होगा। उसके बाद है कि बचपन एक जीवन क्षरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे फैसलों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। जी नहीं, ये नहीं है। बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, आप उसको कुछ ना कुछ जो कि रोल दे देंगे, तुमको इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, दुनिया भर चीज़ें, ये नहीं होता। ठीक है, उसके बाद होता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और उन्हें समाज ग्रस्त करता है। ठीक है, जी ये भी नहीं मानते प्रगतिशील शिक्षा वाले। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिक आवश्यकता होती है। ठीक है, जो बच्चा है अभी उसके अंदर कुछ चीज़ें ही नहीं है तो वो असभ्य कहाँ से हो गया। ठीक, ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट सही हो जाएगा। देन उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 20, जो कह रहा है कि एक शिक्षक, ये बोल रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रणनीति होगी जो आपके चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना देगी। ठीक है, तो इसमें आपका है कि आप अपने स्टूडेंट में इनकरेज करना चाहते हैं
क्रिटिकल थिंकिंग को। तो ऐसा कौन सा आप रोल निभाएंगे जिससे कि आपके स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो आप क्या करेंगे कि छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देंगे, ठीक है। या फिर आप विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट देंगे कि चलो इस पे हम तुमको बोल देते हैं और खूब सारा नोट्स उनको दे दिए तो अपना पढ़ते रहो, ठीक है, ऐसा करेंगे। या फिर एक 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 परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद कराना आपको नहीं है, ठीक है। या फिर छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न अर्थात ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको देना है ताकि उस पर वो बात कर सके, जिससे कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो सके। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को कौन सी लिपि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका आता है ब्रेल लिपि और स्पर्श प्रणाली। ब्रेल जो होती है वो लिपि होती है जिसमें क्या होता है कि जो आपके अक्षर होते हैं वो खुरदरे टाइप में लिखे होते हैं, जिसको जो ब्लाइंडनेस बच्चा है उसको स्पर्श करके वो चीज़ों को पढ़ना सीखता है। इसी में अगर आपका ब्लाइंड बच्चा है तो उसको आप ब्रेल लिपि का सहारा लेकर उसको आप टीचिंग करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका थर्ड क्वेश्चन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो 67 रीजन से निकल के आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं क्योंकि बच्चा एक सार्वभौमिक निर्माण है, ठीक है। बोल रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया खोजने के समान अवसर मिलते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे को समान अवसर मिलते हैं, समान अवसर नहीं मिलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी गलत है क्योंकि सबका विकास और ग्रोथ एक तरीके से नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जो बोलते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर आप लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़े हैं तो उसके अनुसार अगर आपको टीचिंग करना है तो कैसे आप करेंगे। तो इसमें क्या है कि छात्रों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन कराने पर जोर दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि तुमसे ज़्यादा नंबर वाला रहा है तुम अगला नंबर लेके आप ऐसा करेंगे तो ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर आप करेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करेंगे कि अपने जो सांस्कृतिक उपकरण है उसको तुम लेके मत आओ, उसको दिखाओ मत, उसको प्रमोट तुमको नहीं करना है, ऐसा करेंगे जी, आपको ऐसा भी नहीं करना है। या छात्रों को याद कराने पर जोर देंगे कि चलो रट्टा मारो, तो ये भी आप नहीं करेंगे। तो आप करेंगे क्या कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन अर्थात रेसिप्रोकल टीचिंग को आप प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यह बोल रहा है कि नई अवधारणाओं को टीच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इफ़ेक्टिव होगी। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई एक अलग कॉन्सेप्ट टीच करना है, तो उस अलग कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो आपकी टीचिंग में हेल्पफुल होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको उदाहरण देंगे जैसे आपने पढ़ा होगा आगमन निगमन विधि, तो उसका यूज करेंगे। या आप गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, अर्थात आप ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे जो उसके रियल लाइफ से जुड़ा हो मगर आपकी टीचिंग से ना जुड़ा हो, ठीक है। या अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देंगे कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ा है, इसके बारे में आप अपने बच्चों को थिंकिंग करने को
बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, ये करेंगे। या फिर एक परिभाषा देना और छात्रों को उसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा हम तुमको लिखा दिए, अब तुम याद करके आओ। तो क्या करेंगे आप, ये आपको नहीं करना है, आपको 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। इसलिए आपका जहाँ जहाँ 4 होगा कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये कट गया, बाकी आपका 2 होगा ही, 2 इसमें 3 तो होगा ही, तो आपके 1 2 3 ये आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें क्या है कि लेव हाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होगा, एक आपका जो स्टूडेंट है उसके संज्ञान का विकास कैसे होगा। यूनिफाइड प्रोसेस एक एकीकृत प्रक्रिया में होगा, या फिर पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने में होगा, या एक व्यक्तिगत क्रिया में होगा, या फिर आपको कोलाबोरेटिव प्रोसेस में होगा, जब वो अपने समाज में कोलाबोरेट करेगा अपने पीयर से, अपने सहपाठी से, अपने टीचर से। तो जब वो अपने टीचर से, अपने सहपाठी से, अपने फैमिली से, अपने समाज से कोलाबोरेट करेगा, तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ये बोलना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमने आपको टीच किया था डिलेमा, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिलेमा, शायद आपको याद होगा, ठीक है। यह है कि यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करता है, पहला, या यह नैतिक स्तर पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, ठीक है। या फिर यह है कि यह बच्चों में नैतिक प्रगति की सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, भाई ये करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। कौन सा होगा, इसमें होगा कि बच्चों को दुविधात्मक स्थितियों को प्रस्तुत करना, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे 3 स्टेप के बारे में, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ देखिए, डायलेमा स्टोरीज मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो बोलते हैं कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है। यहाँ ये बात कर रहे हैं असेसमेंट फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव होता है कब, बताइए कब होता है, फॉर्मेटिव होता है आपका ड्यूरिंग, ठीक है। दिए गए हैं कि देश भर के छात्रों की तुलना करके नहीं करेंगे, ठीक है। एक अंतिम परीक्षा, ये हो जाएगा आपका समेटिव इवैल्यूएशन। या फिर आप आया कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी देके, ये भी आपका नहीं होगा। तो होगा कौन, दूसरा, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ये हो जाएगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 कह रहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जो कि क्या दिखा रहा है आपको, जेंडर बाइसनेस, इसलिए ये ऑप्शन तो गया काम से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं। अच्छा जी, जिसके कारण उनके सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक तरफ बढ़ जा रहे हैं, आप जो है कि जेंडर बाइसनेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें बोलते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। अब जीन पियाजे किन चीज़ों की बात करते हैं, इस पे ये
बोल रहे हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। अच्छा जी, हमको तो पता ही नहीं था। उसके बाद क्या कि परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। अच्छा भैया, भूमिका निभाते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर और आपका जैविक फैक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका है कि सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं को वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ये सही है, जो भी आज जब ये सीखेंगे वही आपके आगे सीखने का बेस तैयार करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 29 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो बोलते हैं कि व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डाट के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डाट होते हैं। अब आपके जेंडर क्या हैं और इसको कौन बनाता है? ठीक है, तो इसको क्या है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, जैसे गर्ल्स गर्ल्स वाली काम करेंगी, बॉय बॉय वाले काम करेंगे। अब ये कौन बनाया, कहाँ से लेके के आया? तो पहली आपकी जेंडर भूमिकाएं, दूसरा ये कहाँ बनती हैं, तो सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं, जिसको क्रिएट करता है आपका समाज। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी समस्या हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी प्रमोट करें। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस, टेक केयर एवरीवन।